Hello students, today we are going to start new chapter of geography, fourth chapter. The name of this chapter is agriculture. So what we will learn in this chapter, we will learn about agriculture, the types of farming. Agriculture means खेती बाड़ी या कृषि. तो इस चैप्टर में हम एग्रीकल्चर के टाइप्स पढ़ेंगे, फिर मतलब फार्मिंग के टाइप्स पढ़ेंगे, कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, कौन से सीज़न में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. हम शुरू करते हैं एग्रीकल्चर वर्ड से. यानी एग्रीकल्चर वर्ड कहाँ से निकला है, यानी इसका जन्म कहाँ से हुआ है. व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दिस वर्ड एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एग्रीकल्चरा. यानी जो एग्रीकल्चर है वो लैटिन के वर्ड एग्रीकल्चरा से निकला है, which is the combination. Agricultura is the combination of two words, agri plus cultura. Agri means field. Agri का मतलब क्या आता है, field, और cultura means growing और cultivation. Cultura means growing और cultivation. तो इस तरह से एग्रीकल्चर का मतलब आपको पता चल गया कि कहाँ से ये वर्ड निकला है और इसका मतलब क्या है. तो अब पढ़ते हैं व्हाट इज एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर होता क्या है. The science or practice of farming including cultivation की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी की क्या है. साइंस ऑफ प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग इंक्लूडिंग कल्टीवेशन है ऑफ द सोइल है फॉर द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स एंड द rearing ऑफ एनिमल्स टू प्रोवाइड फूड, वूल एंड अदर प्रोडक्ट्स. तो फार्मिंग क्या है, एक विज्ञान है जिसमें हम कल्टीवेशन ऑफ सोइल आ जाता है, या फसलों को उगाया जाता है, या पशुओं को पाला जाता है. ये सब हमें क्या देते हैं, ये हमें फूड देते हैं, वूल देते हैं और बहुत सारे अन्य प्रोडक्ट्स देते हैं जो कि हमारे जीवन यापन के लिए ज़रूरी हैं. तो यूँ कह सकते हैं कि जो हमारी 2/3 पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंडेंट है, कि हमारा जो 2/3 हिस्सा है वो खेती बाड़ी में ही लगा हुआ है या उससे जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ पर ही निर्भर करता है अपनी लाइवलीहुड के लिए, अपनी आजीविका के लिए. तो एग्रीकल्चर जो है एक कह सकते हो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कह सकते हो हमारे लिए. खेती बाड़ी जो है एक इम्पोर्टेंट प्रोडक्शन का एक हिस्सा है, जीवन यापन का हिस्सा है. एग्रीकल्चर का मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स को हम कह दें कि वो एग्रीकल्चर है. नहीं, ऐसा नहीं है. एग्रीकल्चर का मतलब ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स और प्लस रीडिंग ऑफ एनिमल्स, यानी कि इसे हम मिक्स्ड फार्मिंग का नाम भी बोल देते हैं. ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स प्लस रीडिंग ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड एग्रीकल्चर. इसे ही हम एग्रीकल्चर बोलते हैं कि प्रोडक्शन हो रहा है, एनिमल्स को हम पालते हैं और फसलें उगाते हैं, तो इसे हम एग्रीकल्चर कहते हैं. अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग की. तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की फार्मिंग होती हैं. प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, सेकेंड पर है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, एंड थर्ड वन इज कमर्शियल फार्मिंग. तो सबसे पहले हम प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की अगर बात करें तो जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, प्रिमिटिव मीन्स क्या होता है, जो एंशियंट टाइप का होता है, जो ओल्ड टाइप का होता है, उसे हम प्रिमिटिव बोलते हैं. यानी कि जो पुराने टाइप का, जो ओल्ड ट्रेडिशनल टाइप का जो होता है. तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग जैसा कि नेम सजेस्ट करता है, इट इज़ मीनिंग ऑफ सब्सिस्टेंस इन इंग्लिश डिक्शनरी यू कैन से सेल्फ सफिशिएंट. सब्सिस्टेंस मीन्स सफिशिएंट फार्मिंग, यानी कि जब हम किसान लोग अपने खुद के निर्वाह के लिए, खुद के सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोडक्शन करते थे, खेतों पर काम करते थे, तो हम उसे सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते थे. Farming or a system of farming that provides all or almost all the goods required by the farm family, usually without any significant surplus for sale. यानी फूड प्रोडक्शन, यूँ कह सकते हैं हम, फूड की जितनी भी आइटम्स हैं जो किसान लोग अपने ही खेतों से प्राप्त कर लेते थे अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए, अपने परिवार के कंजम्पशन के लिए, उपभोग के लिए जो प्रोडक्शन की जाती थी उसे हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते थे. और इसमें किसी प्रकार की एक्स्ट्रा या सरप्लस प्रोडक्शन नहीं होता था, इसमें सिर्फ सेल्फ कंजम्पशन के लिए ही प्रोडक्शन होता था, इसलिए इसको सफिशिएंट या सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहा जाता था. सेल्फ कंजम्पशन के लिए
जो प्रोडक्शन होता था, जो कि काफ़ी होता था, जिसमें परिवार के खुद के सदस्य लगे होते थे या उसके आसपास के कम्युनिटी के सदस्य मिलकर खेती करते थे, और सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो खेती की जाती थी इसे हम सेल्फ सफिशिएंट या कह सकते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते थे। प्रिमिटिव क्यों कहा जाता है इसको? प्रिमिटिव यानी कि जो मैंने आपको पहले ही बताया, ओल्ड टाइप की, एंशिएंट टाइप की जो फार्मिंग होती थी उसे प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते थे। क्यों कहते थे? प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या है कि इट इज़ प्रैक्टिसाइज्ड ऑन स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स लाइक होइड, डायो एंड डिगिंग स्टिक्स एंड फैमिली कम्युनिटी लेबर फॉर सेल्फ कंजम्पशन। तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या है? ये एक स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड पर की जाती थी, यानी ज़मीन कम होती थी, छोटे पैचेज ऑफ लैंड पर, थोड़ी सी ज़मीन पर ही खेती की जाती थी, और यहाँ पर प्रिमिटिव टूल्स का प्रयोग किया जाता था। प्रिमिटिव यानी ओल्ड या ट्रेडिशनल टूल्स का यूज़ किया जाता था। जैसे लाइक क्या हो, वो क्या होता था कि ये जो खुरपी कहते थे हम, जिसे खुरपा कह देते हैं, डायो यानी फावड़ा होता है, और डिगिंग स्टिक्स, उस समय डिगिंग के लिए स्टिक्स का यूज़ किया जाता था, और फैमिली या कम्युनिटी लेबर ही वहाँ पर काम करती थी। बाहर से कोई सरप्लस लेबर नहीं लगाई जाती थी, किसी भी तरह से लेबर से काम नहीं लिया जाता था, खुद के परिवार के सदस्य ही इन खेतों पर काम करते थे। तो इसे हम बोलते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, विच वाज यूज्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन, यानी कि खुद के उपभोग के लिए, खुद के प्रयोग के लिए ही हम खेती करते हैं, तो उसे हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग बोलते हैं। प्रिमिटिव का मतलब क्या है? ओल्ड। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स अपॉन मानसून, यानी कि ये नहीं है कि हमने ट्यूबवेल चला दिया, बटन दबाया, ट्यूबवेल चला और उससे पानी हमने खेतों को दे दिया, ऐसा नहीं था। ये जो खेती थी ये मानसून पर डिपेंड करती थी, यानी कि पानी कहाँ से? जो बारिश का पानी आएगा उसी से इरिगेशन होगी, उसी से ही खेती होती थी, या नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सोइल होती थी। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये इसमें किसी भी तरह की मेन्योर का यूज़ नहीं किया, फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं किया जाता था, केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं किया जाता था। तो कहने का मतलब क्या है कि इसकी नेचुरल फर्टिलिटी होती थी सोइल की, या कह सकते हो सुटेबिलिटी ऑफ अदर इन्वायरमेंटल जो कंडीशंस होती थी क्रॉप्स उगने के लिए, जिस तरह की इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती थी, चाहिए होती थी, वो वैसी ही कंडीशंस देकर उनसे उससे उस जगह से, उस सोइल से प्रोडक्शन किया जाता था, फसलें उगाई जाती थी। तो इसे हम प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते थे। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है या प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम। इसे स्लैश एंड बर्न फार्मिंग भी कहते हैं। एक बात और बता दूं आपको, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। स्लैश का मतलब होता है कि काटना, और बर्न का मतलब होता है जलाना। जब किसी मतलब फर्टिलिटी को कैसे इंक्रीज करते थे उस समय के जो लोग थे पुराने समय में, वो जो उस जगह पर खेतों को, जंगलों को काट कर और उनको जलाकर वहाँ पर यानी कि नई लैंड तैयार करते थे। जब जब एक फसल उगाने के बाद, दो फसल उगाने के बाद, जब उस लैंड की जो फर्टिलिटी है वो ख़त्म हो जाती थी, तो वो नई लैंड पर क्या करते थे? स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहते थे। वह नई जगह पर, उस जगह पर जो लैंड को साफ़ करते थे, क्लियर करते थे और उसे जला देते थे, काटते थे पेड़ों को और बाकी चीज़ों को, तो वहाँ पर जो खेती की जाती थी हम उसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। स्लैश एंड बर्न फार्मिंग इज़ ए फॉर्म ऑफ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, और ए मेथड है एग्रीकल्चर का इन विच एग्जिस्टिंग वेजिटेशन इज़ कट डाउन। जो एग्जिस्टिंग वेजिटेशन होते हैं उसे काट लिया जाता है और उसे जला दिया जाता है। और बिफोर न्यू सीड्स आर सोन, यानी कि नए बीज बोने से पहले इन्हें काट लिया जाता है। टिपिकली यूज्ड एज ए मेथड फॉर क्लियरिंग फ्रेश लैंड फॉर फार्मिंग। और टिपिकली किस लिए किया जाता था? क्लियरिंग फ्रेश को साफ करने के लिए, लैंड बनाने के लिए, फॉर फार्मिंग, खेती बाड़ी के लिए। तो ये थी स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। उसके बाद क्या रिजल्ट आता है इसके स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का? द रिजल्टिंग लेयर ऑफ एश प्रोवाइड्स द न्यूली क्लियर्ड लैंड विद ए न्यूट्रिएंट्स रिच लेयर टू हेल्प फर्टिलाइज क्रॉप्स। अब जब जला दिया जाता था तो जो ऐश होती है, राख की जो लेयर होती थी, वो न्यूली क्लियर्ड जो लैंड होती थी, यानी कि जो नई नई साफ़ की गई लैंड होती थी, उसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा को बढ़ा देती थी, रिच लेयर बन जाती थी, और जो कि
क्रॉप्स को फर्टिलाइज करने में मदद करती थी, यानी कि फर्टिलिटी बढ़ जाती थी और अच्छे से फसलें यहाँ पर उगाई जा सकती थी। हाउएवर अंडर दिस मेथड लैंड इज़ ओनली फर्टाइल फॉर ए कपल ऑफ ईयर्स। हालांकि इस तरह के मेथड में जो लैंड जो फर्टाइल रहती है वो कुछ एक वर्षों के लिए ही रहती है, कपल ऑफ ईयर्स के लिए रहती है, बिफोर द न्यूट्रिएंट्स आर यूज अप। और मतलब इससे पहले क्या है, न्यूट्रिएंट्स जो है यूज कर लिए जाते हैं। उसके बाद आते हैं हम इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की बात करते हैं। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, सब्सिस्टेंस तो वही आ गया, लेकिन इसमें इंटेंसिव का फ़र्क है, इंटेंसिव और प्रिमिटिव। इंटेंसिव क्या है कि जब हम पहले क्या कर रहे थे, उसमें किसी भी तरह के इनपुट यूज़ नहीं कर रहे थे। जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का प्रयोग कर रहे थे उसमें हमने किसी भी तरह के इनपुट्स यानी केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स या HYV सीड्स वगैरह का किसी भी तरह का यूज़ नहीं किया था। इसमें क्या होता है कि ये जो टाइप ऑफ फार्मिंग होती है एक ऐसे एरिया में की जाती है जहाँ हाई पॉपुलेशन का प्रेशर होता है लैंड के ऊपर। कहने का मतलब क्या है, ये लेबर इंटेंसिव फार्मिंग होती है, यहाँ पर बहुत सारी लेबर काम पर लगी होती है। इट इज़ अ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग होती है, यानी कि लैंड एरिया थोड़ा होता है लेकिन वहाँ पर काम करने वाले लोग ज़्यादा हैं, यानी आउटपुट ज़्यादा लेने के लिए ज़्यादा लोगों से काम लिया जाता है। और इसमें क्या किया जाता है, बायोकेमिकल इनपुट्स का यूज़ किया जाता है और इरिगेशन का भी यूज़ किया जाता है। ऑब्टेनिंग हायर प्रोडक्शन, ज़्यादा प्रोडक्शन प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है, बायोकेमिकल और बाकी के इनपुट्स और इरिगेशन का यूज़ किया जाता है। लेबर इंटेंसिव है। और मैंने अभी आपको बताया था कि जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग थी उसमें हमने लेबर नहीं यूज़ की थी। दूसरी बात, हमने कोई भी इनपुट्स का यूज़ नहीं किया था। इरिगेशन जो होती थी वो मानसून के ऊपर डिपेंड होता था और अलग से इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जाती थी। तो नेचुरल सी बात है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में क्या होगी कि प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। और आगे आती है कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग होती है वाणिज्य के लिए, जो यानी कि सेलिंग पर्पज़ के लिए फार्मिंग की जाती है, जो कह सकते हो नकदी प्राप्त करने के लिए या बेचने के पर्पज़ से, व्यापार के पर्पज़ से फार्मिंग की जाती है, उसे हम कमर्शियल फार्मिंग बोलते हैं। व्हेन फार्मर्स डू नॉट ग्रो क्रॉप्स और रेज एनिमल्स फॉर देयर ओन गुड बट टू सेल इट, यानी कि जब किसान लोग ना तो मतलब फसलें या को इसलिए नहीं उगाते कि वो अपने खुद के यूज़ के लिए कर रहे होंगे, लेकिन वो उनको सेल करने के लिए यानी बेचने के लिए क्या करते हैं, फसलों को उगाते हैं या पशुओं को पालते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, कमर्शियल फार्मिंग का नाम देते हैं। देयर आर सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कमर्शियल एग्रीकल्चर। कमर्शियल एग्रीकल्चर की क्या विशेषताएं होती हैं? सबसे पहली बड़ी विशेषता यही है कि ये लार्ज स्केल फार्म्स पर होती है, बड़े बड़े फार्म्स पर होती है। अभी तक हमने पढ़ा कि स्मॉल स्केल फार्म पर हो रही थी, पहले वाली जो कृषि थी, खेती बाड़ी थी, ये जो होती है लार्ज स्केल फार्म्स पर होती है। और इट क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट फॉर मैनी पीपल, यानी कि ये क्या करती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग कह सकते हैं इसको। ये लोगों को रोज़गार देने वाली एग्रीकल्चर है, बहुत सारे लोगों को रोज़गार प्रदान करती है। इट यूजेस हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, इसमें मॉडर्न इनपुट्स का यूज़ किया जाता है। HYV सीड्स का यूज़ किया जाता है। HYV की फुल फॉर्म होती है हाई यील्डिंग वैरायटी, यानी कि जो है इसके बाद केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाता है, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन प्राप्त किया जाए। यानी कि जब मैंने आपको बताया कि इसको सेलिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, कमर्शियल फार्मिंग जो होती है वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए, खुद के लिए नहीं की जाती, ये सेलिंग पर्पज़ के लिए, ट्रेड के लिए की जाती है, कॉमर्स के लिए की जाती है। और इसमें क्या किया जाता है, HYV सीड्स का यूज़ किया जाता है, मॉडर्न इनपुट्स का यूज़ किया जाता है, मशीनों का प्रयोग किया जाता है और कह सकते हो कि इसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह का प्रयोग किया जाता है ताकि प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ किया जा सके और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कमाया जा सके। तो ये थे, हमने पढ़ा जो 3 तरह की फसलों के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ जो फार्मिंग थी, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में हमने पढ़ा कि यहाँ पर सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रयोग कर रहे थे। इंटेंसिव में हमने पढ़ा कि यहाँ पर जो है लेबर इंटेंसिव होती है,
लेबर लगी होती है, इनपुट्स का यूज़ किया जाता है यहाँ पर भी। और कमर्शियल फार्मिंग में हमने पढ़ा कि ये सेलिंग पर्पज़ के लिए की जाती है, प्रॉफिट के लिए की जाती है, और यहाँ पर मॉडर्न इनपुट्स का यूज़ किया जाता है। जो प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए HYV सीड्स वगैरह का यूज़ किया जाता है, और केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह का यूज़ किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन प्राप्त करने के लिए। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी हम कल पढ़ेंगे, कल की वीडियो में पढ़ेंगे। आप लोग इनके MCQ और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स साथ साथ बनाते रहें और अपनी फेयर नोट पर लिखते रहें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।